ऐसा राज्य बना जहां लाल लकीर और लाल डोरा के नाम से और आबादी देह के नाम से जो संपत्ति थी, जो किसी के नाम पर नहीं हुआ करती थी, उसका सर्वे करवाकर आज हम स्वामित्व कार्ड के द्वारा आपको एक अधिकार दे रहे हैं। 20 महीने पहले जब हमारी सरकार बनी, उस समय जब हमने राजस्व विभाग की बैठक ली तो कई त्रुटियां हमारे सामने आई। हमने पहली बार 1954 के लैंड रेवेन्यू एक्ट को जितने 20 से अधिक सेक्शंस थे उनको हमने परिवर्तन करने का निर्णय लिया, जिसके सहयोग से आज जो राजस्व में बदलाव आ रहा है वो सब उन सेक्शंस में थे जिनका हमने बदलाव किया है। मुझे खुशी है, पिछले दिनों जब मैं राजस्व विभाग की बैठक ले रहा था तो पता लगा कि पिछले 6 महीने में तकरीबन जिनकी रजिस्ट्रियां हो चुकी थी 1,57,000 के करीब इंतकाल हो चुके हैं। ये सब हमारी सरकार द्वारा 20 महीने में जो राजस्व कानूनों में बदलाव लाया गया उसके माध्यम से ये सुनिश्चित हो चुका है। अभी हम जो लैंड कोड है उसमें भी बदलाव कर रहे हैं, उसका मैनुअल तैयार हो रहा। मेरी ओंकार जी से भी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जो लैंड कोड मैनुअल हमारा है वो तकरीबन 34 वर्ष बाद उसमें बदलाव किया जा रहा है। ये सारा परिवर्तन आम लोगों को राजस्व में कोई तकलीफ ना हो, पटवारी के बार बार चक्कर ना काटने पड़े, इस दृष्टि से हमारी सरकार कर रही है। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि राजस्व में अभी बहुत अधिक बदलाव करने की जरूरत है, चाहे वो डिमार्केशन से संबंधित है, चाहे वो पार्टीशन के से संबंधित है। हमने अब पार्टीशन का भी समय निर्धारित किया है। पार्टीशन के बारे में कहावत थी कि अगर पार्टीशन होना है तो वो दादा के समय शुरू होता है और पोते के समय भी खत्म नहीं होता। हमारी व्यक्तिगत रुचि से पार्टीशन के कई केसेज ऐसे थे जो 20-25 वर्षों से चले हुए थे, लेकिन जैसे ही हमने राजस्व कानूनों में बदलाव किया, उन पार्टीशंस का तुरंत प्रभाव से अमल में दिखना शुरू हुआ और आज मुझे खुशी है कि हम इस दृष्टि से भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में डिमार्केशन की डेट क्या होगी, पार्टीशन की क्या डेट होगी, पार्टीशन की तो डेट हमने तय कर दी है कि डिविजनल कमिश्नर कोर्ट में इतने दिन रहेंगे, डीसी के पास इतने दिन रहेगा, वो सब हमने नियम तय कर दिए हैं। पहले उसमें कोई नियम नहीं होते थे, फैसला सदियों लग जाती थी, लेकिन अब निर्धारित कर दिया है कि इतने समय के अंदर आपको फैसला करना होगा। इस ढंग से हमारी सरकार आप लोगों को सुविधा प्रदान करने की कोशिश कर रही है। मैं ये भी कहना चाहता हूं, पिछले 20 महीनों में केवल राजस्व विभाग नहीं है, सभी विभागों में हम परिवर्तन करने जा रहे हैं। और किस प्रकार हिमाचल आत्मनिर्भर बने, हमारे परिवर्तन इस दिशा से को इंगित करते हैं कि अगर हमें अपने पांव पर खड़ा होना है तो हमें कुछ परिवर्तन और कुछ कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। इस दृष्टि से पिछले दिनों आपने देखा, जो साधन संपन्न लोग हैं, जो 5-5 लाख रुपया इनकम टैक्स देते हैं, जो 2-2 लाख रुपया इनकम टैक्स देते हैं, उनका बिजली का बिल भी 0 कर दिया गया। यानी कि जो इनकम टैक्स देने वाले लोग हैं, साधन संपन्न लोगों को भी बिजली का बिल जो है वो 0 आता है। हमने कहा कि साधन संपन्न लोग जो इनकम टैक्स पेई है, चाहे उसमें नेता है, चाहे उसमें अधिकारी है, और जो भी इनकम टैक्स पे करता है, उसको बिजली का बिल प्रति यूनिट के हिसाब से लगना चाहिए, क्योंकि वो देने की क्षमता रखता है। जो गरीब है, जिसके पास साधन बहुत कम है, जो गांव में रहने वाला आम आदमी है, उसके लिए हमने कहा कि इस योजना के अंतर्गत उसे भी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कितना बिजली का बिल वो देना चाहता है उस संदर्भ में हमारी आने वाले समय में नीति बनाने की कोशिश हमारी इस ओर आगे है।
लेकिन जो जिसकी इनकम 50,000 रुपए से कम है उसको हम जीरो बिजली के बिल के दायरे में लाने के बारे में हमारी सरकार कटिबद्ध है। और मैं ये चाहूंगा कि जो साधन संपन्न लोग हैं जो बिजली का बिल देना चाहते हैं वो स्वयं भी आगे आए ताकि प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़े। ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि बड़े बड़े होटल हैं जिनका टर्नओवर 40 करोड़ 50 करोड़ है, 200 कमरे हैं, उनको भी हम बिजली में 1 रुपए की सब्सिडी देते हैं। जब वो फायदा कमा रहे हैं, चाहे वो बड़े होटल कोई भी हो पूरे प्रदेश में हो, क्योंकि 60% जो बड़े होटल है वो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बनते जा रहे हैं, उनको जो सब्सिडी दी जा रही है, हम अपना गला काटकर बड़े बड़े होटलों को अगर हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो हमारा प्रयास था। लेकिन जब वो खुद सामर्थ हो चुके हैं, लाभ कमा रहे हैं, तो उन्हें भी सरकार की जो बिजली की सब्सिडी है उन्हें खुद ही स्वयं से त्याग कर देना चाहिए, ताकि जो बिजली हम आपको दे रहे हैं वो 24 घंटे रहे और उसकी क्वालिटी में अच्छा और उसकी क्वालिटी अच्छी रहे। ये प्रयास हमारा सरकार का आगे है, क्योंकि जब क्वालिटी अच्छी होगी तो लाइट बंद नहीं होगी, आपकी क्वालिटी में फुल लाइट आएगी और आप अच्छी तरह से अपने व्यापार को चला सकते हैं। लेकिन मेरे ध्यान में कई ऐसी चीजें आई है जहां हम सब्सिडी की जरूरत नहीं है, लेकिन पिछले 40 साल से वो सब्सिडी ले रहे हैं, अब उनका व्यापार काफी फल फूल गया है। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा, प्रदेश की स्थिति को देखते हुए आप खुद ब खुद इस बिजली का सब्सिडी का त्याग करें, मेरा ये मानना है। पानी के क्षेत्र में आज हम आपको क्वालिटी वाटर नहीं उपलब्ध करवा पा रहे हैं। कारण क्या है? अब 127 करोड़ आईपीएच विभाग ने बिजली विभाग का पैसा देना है, वो आपका पैसा है, आपकी जेब से निकलेगा। हमने प्रयास किया है कि हम पानी में भी जिसकी आय इनकम टैक्स के दायरे में आती होगी उसे प्रति लीटर के हिसाब से पानी का बिल देना चाहिए, और जिसकी आय 50,000 रुपए से कम है उसके लिए भी हम पानी के बिल में बहुत अधिक रियायत देने जा रहे हैं, ताकि जो बिल और जो स्वच्छ जल है वो आपको मिल सके। इस प्रकार के फैसले हम आप लोगों के लिए करना चाहते हैं, युवा पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं। बड़े बड़े होटल हैं, कई किलोमीटर पानी लेते हैं, तो उसको पानी का बिल देना चाहिए। जो टूरिज्म सेक्टर है, तकरीबन सब जगह ग्रामीण क्षेत्रों में हमारा टूरिज्म सेक्टर है, गांव में पानी नहीं आता है, लेकिन उस होटल में पानी चले जाता है और उसको बिल नहीं मिलता है। वो मुफ्त का पानी प्रयोग करके अपने होटल की कमाई से वो ज्यादा फायदा उठाता है। मैं सभी उन होटल वालों से भी अनुरोध करूंगा कि आप भी प्रदेश के आत्मनिर्भरता में जहां तक हो सके एक सीमा तक पानी का बिल देने की आप भी कोशिश कीजिए, ताकि आप पर भी जो पानी की क्वालिटी है वो हमारी सरकार आपको अच्छी क्वालिटी का पानी उपलब्ध करवा सके। हम लोग राजनीतिक जीवन में हैं, लेकिन हमारी कुछ जिम्मेवारियां भी हैं, कोई दायित्व भी है। हमें इन जिम्मेवारियों का भी निर्वाह करना है, दायित्व का भी निर्वाह करना है। हम चाहते हैं कि प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत की जाए। 70% हमारे जो परिवार के लोग हैं, आप लोग हैं, वो गांव में निवास करते हैं। ये ठीक है कि हिमाचल प्रदेश के जो 70% लोग गांव में रहते हैं, वहां शहरों जैसी सुविधाएं आप लोगों को उपलब्ध है। हम चाहेंगे कि हम इन सुविधाओं को और अच्छा बनाएं, लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए हमने प्राकृतिक खेती पर जोर देने की प्रयास इस बजट के माध्यम से किया है। हमने कहा है जो भी किसान है, अगर वो यूरिया का प्रयोग नहीं करेगा, गोबर आधारित खेती करेगा, उससे हम 40 रुपए किलो गेहूं और 30 रुपए किलो मक्की खरीदेंगे। यानी कि हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक खेती का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला देश का पहला राज्य बना, जहां प्राकृतिक खेती पर गेहूं 40 रुपए और मक्का 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदेगा। यही नहीं, हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना जहां गाय के दूध पर
न्यूनतम समर्थन मूल्य 45 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से तय किया गया। 13 रुपए की इस बजट में वृद्धि की गई। 32 रुपए से बढ़ाकर मिल्क फेडरेशन 45 रुपए किलो के हिसाब से गाय का दूध प्रति लीटर के हिसाब से गाय का दूध खरीद रही है और भैंस के दूध का मूल्य 47 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए किया गया, ताकि गांव का किसान जो पशु आधारित जीवन यापन करता है उसके हाथ में भी पैसा जाए। इस दृष्टि से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। और इस दूध की जो प्रोसेसिंग होनी है उसके लिए हमने धर्मशाला के ढगवार में 250 करोड़ रुपए की जो दुग्ध परियोजना का शिलान्यास अभी जल्दी हम करने जा रहे हैं, ताकि जितना जो दूध होगा उसकी प्रोसेसिंग की जाए, उस दूध का पाउडर बने, मक्खन बने। इस दृष्टि से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में और डेयरी उद्योग को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार कार्य कर रही है। ये सब चीजें आपके लिए की जा रही है। आम आदमी तक हमारी सरकार के विकास की रोशनी पहुंचे, इस दृष्टि से हम दिन प्रतिदिन प्रयास कर रहे हैं। आप जानते हैं कि पिछले कुछ 2 वर्षों से लगातार आपदा आ रही है, कई जीवन हमें छोड़कर चले जा रहे हैं। पिछले दिनों सुमेर में घटना घटी, एक पूरा गांव जिसे ये मालूम भी नहीं था कि कैसे एकदम क्लाउड बस्ट होगा और इतना अधिक पानी होगा, हम सबको छोड़कर चले गए। 55 के करीब लोग मिसिंग है, जिसमें से कुछ का देहांत हो चुका। 30-33 के करीब हमें शव बरामद हो चुके हैं। इन सब आपदाओं का हमें चुनौतीपूर्वक सामना करना है, लेकिन ये क्लाउड बस्ट की घटनाएं पिछले कुछ दिनों से ज्यादा बढ़ी है। हमने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि प्रदेश में जो अधिकतम क्लाउड बस्ट जो हो रहे हैं उसमें केंद्र सरकार और मिलकर राज्य सरकार ध्यान करे, ताकि आने वाले समय में ये जो क्लाउड बस्ट होने शुरू हुए हैं इससे हमारे को बचा जा सके और इस चुनौती का सामना साइंटिफिक ढंग से हम कर सके। इस दृष्टि से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। आपने देखा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जहां मनरेगा की दिहाड़ी 240 रुपए थी, हमने अपने बजट से उसको 60 रुपए बढ़ाकर 300 रुपया प्रति व्यक्ति जो दिहाड़ी पर मनरेगा का लगा है उसको हमने बढ़ाने की नोटिफिकेशन की है। इसमें कई ऐसी योजनाएं हैं जो आपसे संबंधित है, उसको आप बजट के माध्यम से देखिए और उसका आप अधिक से अधिक लाभ उठाइए। ये मैं कहना चाहता हूं। राजस्व कानून में हमने महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। आने वाले समय में हम डिमार्केशन का समय भी तय करने जा रहे हैं और जो पार्टीशन के केसेस है उसको भी जल्दी से जल्दी हम सॉल्व करने के प्रयास कर रहे हैं। इसका परिणाम आने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब परिणाम आए तो वो बहुत मीठा होता है। आज कई सालों के बाद जो लाल लकीर में रहने वाले लोग हैं, जो लाल डोरा में रहने वाले लोग हैं, हमने तीव्र गति से कार्य करते हुए आज उन लाल लकीर में रहने वाले परिवारों के लिए एक संपत्ति अधिकार सर्टिफिकेट देने का कार्ड जो हमने बनाया वो आज वितरित किए जा रहे हैं। ये सब उन समस्याओं का समाधान है, क्योंकि लाल लकीर में कोई भी परिवार का आदमी आकर अधिकार जमा ले लेता था, उसके पास ये कहने को होता था ये तो लाल लकीर है, इसमें मेरा भी शेयर है, पर कौन सा भाग उसका शेयर है, वो अधिकार आज हमारी सरकार आपको उपलब्ध करवाने जा रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। आपने प्रदेश सरकार के जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं उनकी जानकारियां रखी और साथ ही साथ आह्वान किया कि जो प्रदेश सरकार के जो दृढ़ता भरे फैसले हैं इसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। हम उम्मीद करते हैं कि इस अवसर पर जो आप सभी लोग जो है प्रदेश सरकार के साथ होंगे, जो प्रदेश सरकार के जो निर्णय है इस पर दिए जा रहे हैं उसके साथ खड़े होंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। और आप जो सबसे इस समारोह का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव हम शुरू करने जा रहे हैं, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि स्वामित्व योजना के माध्यम से प्रदेश सरकार प्रदेशवासियों को एक बहुत बड़ा अधिकार प्रदान करने जा रही है। इस योजना के माध्यम से जो आवासीय भूमि है
उसका जो मालिकाना हक है प्रदेश सरकार प्रदान करने जा रही है। और आज इसकी शुरुआत जो है आज इसी ग्राउंड से शुरू होने जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने कर कमलों से ये संपत्ति अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करने जा रहे हैं। मेरा सभी तहसीलों के जो तहसीलदार साहिबान हैं और उनके साथ जो सारे जो बेनिफिशियरी आए हैं, तो फिर आप सभी जो पूर्व निर्धारित जो जैसी व्यवस्था है उसके अनुसार जो है आप यहाँ बारी बारी मंच पे आएंगे। एक तरफ से आप आएंगे और दूसरी तरफ से आप यहाँ से वापस जाएंगे। तो इस वक्त मैं विनम्र आग्रह करता हूँ एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वे अपने कर का बलम से ये जो संपत्ति अधिकार प्रमाण पत्र है प्रदान करने की अनुकंपा करेंगे। सबसे पहले जो है मैं बुलाना चाहूंगा तहसील नदौर का जो बेनिफिशियरी है तो आप आ जाए। इसमें तहसील नदौर से गांव साई के श्री अजमेर सिंह सन ऑफ श्री बलवंत सिंह, गांव बलहो से श्री रविंद्र कुमार सन ऑफ श्री हंसराज, गांव भरभोटी खुद से श्री चमनलाल सन ऑफ श्री पूरनचंद। तो तालियां बजती रहनी चाहिए। बहुत बड़ा अधिकार जो है प्रदेश सरकार इन प्रमाण पत्रों के माध्यम से आपको प्रदान कर रही है। श्री चमनलाल जी गांव गोरे से श्री नीरज राहड़ सन ऑफ श्री ईश्वरदास, अमलहर से श्री नूर मोहम्मद सन ऑफ श्री नजीर मोहम्मद, अमलहर से ही श्री नियाज मोहम्मद सन ऑफ श्री मुख्तियारुद्दीन, अमलहर से ही श्री जयदेव सन ऑफ श्री सुखराम, मधु गांव से श्री कुलदीप सिंह सन ऑफ श्री देवीचंद, गांव तिरोटे से श्री मनोहर लाल सन ऑफ श्री रतनचंद और गांव छांप से श्री सुरेंद्र कुमार सन ऑफ श्री चेतराम और गांव अमरोहा से श्री ध्यान सिंह सन ऑफ श्री गुरबख्श सिंह। ये सभी जो है नदौर तहसील से संबंध रखते हैं। इसके बाद नंबर आता है सब तहसील कांगो का। सब तहसील कांगो से गांव छराड़ा से श्री जसवंत सिंह सन ऑफ श्री रण सिंह, श्रीमती सत्या देवी वाइफ ऑफ श्री बख्शीराम, गांव बदेड़ा से श्री जगदीश चंद सन ऑफ श्री सागराम, श्री रोशन लाल सन ऑफ श्री नंदूराम, श्री गुलाब चंद सन ऑफ श्री नंदूराम और श्री अमर सिंह सन ऑफ श्री गगराम। तो ये तहसील सब तहसील कांगो के बेनिफिशियरी हैं, आप भी आ जाए। और इसके बाद तहसील गलोर से गांव द्वारखड़ से श्री चौकस राम सन ऑफ श्री बसंत राम, श्री हरनाम सिंह सन ऑफ श्री भोकाराम, श्री सुखराम सन ऑफ श्री वोकाराम, गांव गुरिया से श्री मेघनाथ सन ऑफ श्री शालिग्राम, गांव पालवे से श्री कृष्णचंद सन ऑफ श्री गंगाराम, श्री सुरेंद्र कुमार सन ऑफ श्री रतनलाल, श्री जगदीश चंद सन ऑफ श्री सेतु, श्री रोशन लाल सन ऑफ श्री प्रभुराम और गांव कड़साई से श्री सिकंदर पाल सन ऑफ श्री दीनानाथ और श्रीमती शक्ति देवी वाइफ ऑफ श्री ईश्वरदास। ये तहसील गलोड़ से। तहसील नदौर कांगो और गलोड़ के ये बेनिफिशियरी। गलोड़ वालों के नाम एक फिर बोलना चाहूंगा श्री चौकस राम, श्री हरनाम सिंह, गलोड़ के सभी लोग आ जाए लाइन में बारी बारी।
तहसील गलोर से आप सभी कृपया बारी बारी लाइन में आए। और मेरा साथ ही साथ जो जितने भी तहसीलदार साहिबान है, क्योंकि आप जो है उनको क्रमवार ही रखें सभी बेनिफिशियरी को, ताकि कहीं इसकी गुंजाइश ना रहे। इसके बाद नंबर आता है भोरन तहसील का। भोरन तहसील के बेनिफिशियरी है गांव बडोक प्रध्यान से श्री किशन चंद सन ऑफ श्री बेलीराम, सुरेंद्र कुमार सन ऑफ श्री बेलीराम, श्रीमती मीनाक्षी शर्मा सन ऑफ श्री किशोर चंद, डॉक्टर ऑफ श्री किशोर चंद, अगर श्री आशीष कुमार शर्मा सन ऑफ श्री अनिल कुमार, श्री विनोद कुमार सन ऑफ श्री प्रकाश चंद, श्री अजय कुमार सन ऑफ श्री प्रकाश चंद, तहसीलदार भोरन भी आ जाए। और गांव परतौली से श्री यूसुफुद्दीन सन ऑफ श्री जट्टूरा। ये तहसील भोरन के तहसीलदार भोरन कृपया आवाज पे आ रहा है। कृपया जितने बेनिफिशियरी आ रहे हैं तहसीलदार साथ आए, तहसीलदार साथ आए। और अगर ग्रुप फोटो अगर लेना हो तो ग्रुप फोटो भी ले सकते हैं। और क्योंकि यहाँ सिर्फ 10-15 लोगों को दिए जा रहा है एक तहसील से, और बाकी के जो पैकेट्स है आपको तहसीलदारों के माध्यम से आपके घर पहुंचाए जा रहे हैं। आप चिंता मत कीजिएगा। जो बाकी जो बेनिफिशियरी है, बाकी तहसीलों के बेनिफिशियरी, उनके जो पैकेट्स है वो तहसीलदारों के माध्यम से आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। भोरन के बाद जो नेक्स्ट तहसील है सुजानपुर। सुजानपुर से जो बेनिफिशियरी है जिनको यहाँ आवंटित किया गया है गांव गुजरेड़ा से सुजानपुर, श्री सुखविंदर सिंह सन ऑफ श्री अजीत सिंह, गांव कंगरी से श्री प्रदीप कुमार सन ऑफ श्री पुरंचंद, श्री होशियार सिंह सन ऑफ श्री हसन सिंह, और श्रीमती निर्मला देवी वाइफ ऑफ लेट श्री अमरनाथ, श्री सतीश कुमार सन ऑफ श्री किशोर चंद, गांव टिक्कर से पुष्पा देवी वाइफ ऑफ श्री जगदीश चंद, श्री अमरनाथ सन ऑफ श्री सतीराम, गांव लोहार से श्री त्रिदेव सिंह सन ऑफ श्री चित्रा, श्री हरनाम सिंह सन ऑफ श्री रामदेता, और ग्रोड़ू गढ़वाला से जो है श्री किशन कुमार सन ऑफ काशीराम। ये सभी सुजानपुर तहसील के हैं। सुजानपुर तहसील के बेनिफिशियरी आ रहा है। और उसके बाद तहसीलदार जो है लबलू के नायब साहब यहाँ आ जाए बेनिफिशियरी के साथ। लबलू के बेनिफिशियरी है गांव पनहार से श्री करमचंद, श्री करतारचंद, श्री बख्शीराम, श्री करमचंद और श्री पवन कुमार, और गांव मालतीदा खेरा से श्री रमेश चंद, श्री राजेश कुमार, श्री प्रताप सिंह, श्री देशराज, श्रीमती निर्मला देवी। ये सभी जो है लबलू सब तहसील के बेनिफिशियरी है गांव पनाहर से और मालतीदा गहरा। ये आप सभी यहाँ नायब तहसीलदार साहब के साथ यहाँ आ जाए। अगर तस्वीर वाइज जो है अगर ग्रुप फोटो करवाना चाहते हैं तो ग्रुप फोटो भी हो सकते हैं। लवड़ू तहसील
श्री करमचंद, श्री करतार चंद, बख्शीराम, करमचंद, पवन कुमार, प्रवेश चंद, बोधे सिंह, राजेश कुमार, सुदेश राज और दुर्गा देवी। लंबड़ों के बाद नंबर आता है तहसील हमीरपुर। तहसील हमीरपुर से गांव हरनाल से श्री किशन चंद, श्री यशपाल, गांव बटवाड़ा से नरेश कुमार, अडवाणी से राजेश कुमार, गोटा से श्री प्यारचंद, श्री बिशनदास, दलवाड़ा ब्राह्मणा से श्रीमती निर्मला देवी, गांव बड़ो से प्रवेश चंद, पचलियारा से राजू और श्री भगतरा। ये बेनिफिशियरी भी आप यहाँ आ जाए और तहसीलदार साहब अगर ग्रुप फोटो करवाना चाहते हैं तो आप ग्रुप फोटो करवा सकते हैं। हमीरपुर के बेनिफिशियरी, ये 10 बेनिफिशियरी है। अगर ग्रुप फोटो करवाना चाहते हैं ग्रुप फोटो करवा सकते हैं। हमीरपुर के बाद तहसील टौड़ी देवी। तहसील टौड़ी देवी के जो बेनिफिशियरी है गांव सोनेडा से श्रीमती कमला कुमारी, श्री किरण देवी, श्रीमती कमला देवी, गांव द्रोबड़ी से श्री जाड़ू राम, सना श्री सुखराम, जितेंद्र कुमार, राकेश कुमार, गांव धरियाड़ा से बलजीत सिंह, अनिल कुमार, सुमनलता, गांव बंगलो से जगनमोहन, सुरेश और प्रवीण। ये सभी बेनिफिशियरी जो है तहसील टौड़ी देवी के हैं। ये तहसीलदार साहब के साथ जो है आप यहाँ पंक्तिबद्ध खड़े हो जाए। तहसील टौड़ी देवी। टौड़ी देवी के बाद उप तहसील भोटा। भोटा से जो बेनिफिशियरी है गांव मोरसू झीला से श्री प्रकाश चंद, श्री हरनाम सिंह, गांव भवानी से श्री ओम प्रकाश, त्रिलोक चंद, विजय कुमार, जीतो देवी, गांव मुसान से सलोचना देवी, विनोद कुमार, गांव कशीरी से विनोद कुमार, गांव मनसोई उपरली से रणजीत सिंह, गांव ठवाड़ी मंजवी से राकेश कुमार, गांव मनसोई मंजली से सीताराम। ये है सब तहसील भोटा। अगर तहसीलदार साहब बेनिफिशियरी का ग्रुप फोटो करवाना चाहते हैं आप ग्रुप फोटो करवा सकते हैं। मैं सभी लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जो बाकी जो कार्ड्स है पूरे पैकेट्स जो है आप सबको तहसीलदार के माध्यम से आपको आपके घर पहुंचाए जाएंगे। तहसीलदार के माध्यम से आप इत्मीनान रखिएगा। और जो आपके जो खाने का प्रबंध है, आपकी जो बसेज आई है उन बसों में आपके खाने का प्रबंध है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, जो बाकी जो बेनिफिशियरी है आप सबके कार्ड जो है तहसीलदार साहिबान के माध्यम से आपके घर पहुंचाए जाएंगे। आप चिंता मत कीजिएगा। और भोटा के बाद जो नंबर आता है तहसील बड़सर का। तहसील बड़सर में गांव हरसौर से श्रीमती मीना देवी, कुलदीप सिंह, जगदीश चंद, हंसराज,
अमरनाथ, सोमदत्त और गांव सल्ला से सारमा से श्री महेंद्र पाल और श्री बख्शीराम, ये सभी बड़सर तहसील के बेनिफिशियरी हैं। आप भी अपना तहसीलदार साहब के माध्यम से आप यहाँ एक लाइन में और क्रमवार आप यहाँ आए। और इसके बाद आखिर में जो तहसील आती है तहसील गढ़वाल। गढ़वाल तहसील से जो बेनिफिशियरी है गांव स्वारी गमली से महेंद्र सिंह, प्यार सिंह और गांव पपलोहर से किशोरीलाल, नसीम सिंह और राजेंद्र सिंह, गांव बहेड़ से अजीत सिंह, पट्टा नथु से मेहर सिंह, गांव टिक्कर से विजय सिंह, गांव अंगवी बुल्ली से कमलेश कुमार, गांव सोगल से हंसराज। ये है तहसील गढ़वाल के जो बेनिफिशियरी है। अपना तहसीलदार साहब के साथ आप क्रमवार आ जाए। और इसके बाद और जो घोड़े के एक लाभार्थी छूट गए किशन तक, आप भी अपना ये दे लें, प्रमाण पत्र दे लें। और इसके बाद जिला हमीरपुर के सभी 11 जो तहसीलें हैं, सब तहसीलें हैं, इनके जो तहसीलदार साहिबान है, नायब तहसीलदार साहिबान है, आप जो अपने अपने तहसील के जो पैकेट्स हैं इन सर्टिफिकेट्स के वो प्राप्त करना है। लगभग 3300 लोगों को जो है आज इस मंच के माध्यम से, इस समारोह के माध्यम से जो संपत्ति अधिकार प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। तो ये जो सभी पैकेट्स है, जो शेष बचे जो बेनिफिशियरी है, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के माध्यम से उनके पास पहुंचा दिए जाएंगे। और इसके बाद जो आप सभी के जो प्रमाण पत्रों का पैकेट्स है तहसीलदार साहिबान को प्रदान किए जाएंगे। तहसीलदार साहिबान जो पैकेट्स है वो प्रदान करें। और साथ साथ यहाँ श्री नरेंद्र पठारिया जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को 11,000 रुपए का चेक, 11,000 रुपए का चेक जो है मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रदान करना चाहते हैं। मेरा निवेदन है श्री नरेंद्र पठानिया जी से